हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग, सीए इंटर, चैप्टर नंबर 2, मटेरियल कॉस्टिंग। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या समझा? सर, फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा कि परचेज जब करना होता है मटेरियल को तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो पूरा प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर होता है, आपका बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, एडवांस पेमेंट, प्रोफोर्मा इनवॉइस, सारा कुछ हमने पढ़ा था, राइट? और जो सेकंड सेक्शन हमने लिया था वो था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। और वैल्यूएशन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। एक बार फटाफट हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, हमको याद आ जाएगा सर। पॉइंट्स ये थे, कुछ डिस्काउंट जो है उनको माइनस करना है, कुछ को नहीं करना। जैसे कि अगर आप बात करें ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्वांटिटी डिस्काउंट, बिल्कुल आपका डिस्काउंट है, उसको डिस्काउंट की तरह ही ट्रीट कीजिए। पर फिर आती बात कैश डिस्काउंट की। सर, तो कैश डिस्काउंट में कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, हमने सेक्रीफाइस किया है। हमको डिस्काउंट इसलिए मिला है क्योंकि हमने जल्दी पेमेंट किया, और जल्दी पेमेंट करना भी एक तरह से एक घाटा ही होता है। तो वो तो कंपनसेट हो गया, तो एज सच कोई डिस्काउंट बचा नहीं। तो कैश डिस्काउंट को हम क्या करेंगे बच्चों? इट शुड बी इग्नोर्ड। करेक्ट। फोर्थ आती बात सब्सिडी और ग्रांट। कोई भी चीज की सब्सिडी या ग्रांट मिलती गवर्नमेंट से, तो माइनस होके जो वैल्यू आती है ना, वही मेरी मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। अच्छा, अगर मैंने कुछ मंगाया और उसमें कुछ टैक्स लगा है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, दैट शुड बी पार्ट ऑफ माय कॉस्ट, इट शुड बी एडेड। जीएसटी का इन जनरल क्या करना है बताइए बच्चों? जीएसटी का इन जनरल हमको क्या करना है? शुड वी एड इट टू द मटेरियल कॉस्ट और नॉट? यस और नो? अगर ऐड करेंगे तो यस लिखिए, अगर ऐड नहीं करना है तो नो लिखिए। देखते हैं किसको किसको याद है। ज्यादा दिन नहीं हुए बच्चों, सैटरडे को ही पढ़ा है हमने। नो। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो जीएसटी का सर नो इसलिए बोला गया है क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे बोल दे कि क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस आई विल एड इट टू द कॉस्ट। सो बोल रहा है इट इज एक्सक्लूडेड इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, हम लोग मानेंगे कि क्रेडिट अवेलेबल है और हम उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन बोल देता क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इन दैट केस वी विल नॉट एड इट। ठीक है बच्चों, चलिए ये एक बात हो गई। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तो सर ऑलरेडी पता है कि कस्टम ड्यूटी कभी भी पार्ट, मतलब क्रेडिट अभी कभी भी उसका मिलता नहीं है। जब वो क्रेडिट उसका मिलना ही नहीं है तो उसको कॉस्ट का पार्ट ही मान लीजिए, ऐड कर दीजिए। उसका डीमरेज मैंने सिखाया था। डीमरेज बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि पहली बार ये टर्म सुना है। आपने गुड्स मंगा लिया, आपका पोर्ट में रखा हुआ है, चेन्नई पोर्ट में। आप चेन्नई के एक मैन्युफैक्चरर हो, आप नहीं उठा पा रहे सर चेन्नई के पोर्ट से, आपने डिले कर दिया। अभी पोर्ट वाला बोलेगा कि मेरा स्टोरेज ब्लॉक हो रहा है आपकी वजह से, तो मैं आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा। पेनल्टी ऑफ एनी नेचर, एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ एनी नेचर शुड फॉर्म पार्ट और नो? उसको ऐड करूं कॉस्ट में या नहीं करूं? यस और नो बताइए सारे लोग। किसी भी तरह की पेनल्टी? नो सर। अगर कोई कॉस्ट नॉर्मल है तो उसे ऐड कीजिए, नॉर्मल नहीं है तो इग्नोर कीजिए। केयरलेसनेस की वजह से जो कॉस्ट लग रही है, दैट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी। फिर आती बात इंश्योरेंस की। सर, इंश्योरेंस तो सर कंपलसरी होता है। आप अगर हाई वैल्यू का आइटम मंगा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट सर, वो तो मुझको करना ही पड़ेगा, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आती कमीशन और ब्रोकरेज पेड। कमीशन और ब्रोकरेज पेड इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। सर, कभी कभी हम परचेज डायरेक्टली नहीं कर पाते, ब्रोकर्स के थ्रू परचेज करना पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल कॉस्ट, मतलब बिजनेस का कॉस्ट है, नॉर्मल है, करना ही पड़ेगा, अवॉइडेबल नहीं है। तो कमीशन ब्रोकरेज भी ऐड होगा, फ्रेट भी ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर हमने अच्छे से समझ लिया था दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कंटेनर में हमने क्या देखा था? अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तब तो सवाल ही नहीं उठता, आपको पूरा कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर रिटर्नेबल है तो कॉस्ट में मत ऐड कीजिए, लेकिन अगर पार्शियली रिफंड है तो जितना शॉर्टफॉल हो रहा है ना उतने को ऐड कर दीजिए। 20 था, 20,000 का गुड्स था, 4,000 का कंटेनर था, मैंने कंटेनर वापस किया, मुझे 1,000 मिले। सारे लोग बताइए मटेरियल कॉस्ट मैंने कितना लिया था? 20 का गुड्स का कॉस्ट, 4 का कंटेनर कॉस्ट, कंटेनर हुआ वापस, रिफंड मिला 3,000। बताइए कि पूरा मटेरियल का कॉस्ट कितना था? तो मुझे आंसर मिल चुका है। द करेक्ट आंसर इज 21,000, विच इज एब्सोल्युटली राइट। नो प्रॉब्लम गाइस, बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट इज शॉर्टेज। शॉर्टेज अभी हमने नहीं समझा है, शॉर्टेज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। लेकिन शॉर्टेज समझाने से पहले मैंने आपको बोला था कि ये एग्जांपल्स आपको करने हैं, और मैंने आपको लिंक शेयर करी नहीं थी, तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको भेजा ही नहीं।
मैंने आपको फॉर्म ही नहीं भेजा, तो आज मैं वो फॉर्म भेजूंगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 करेंगे, मैं आपको समय दे रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स को करने का। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, परचेज वैल्यू 5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 1000, बताइए फाइनल इनवॉइस वैल्यू 499, मटेरियल कॉस्ट कितना लेना चाहिए मुझे, व्हाट शुड बी द मटेरियल कॉस्ट इन द फर्स्ट केस। देखते हैं कितने लोगों को बात समझ में आई है अच्छे से। विच शुड बी द मटेरियल कॉस्ट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई एम वेटिंग गाइज। सर आपको नेचर देखना है डिस्काउंट का, नेचर है ट्रेड डिस्काउंट ना, मतलब मिला है डिस्काउंट, देख नेचुरल डिस्काउंट है, तो 1000 माइनस होगा और करेक्ट आंसर विल बी 499। तो यहां पर मैं आंसर बोल दूंगा 4,99,000 इज माय मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड, परचेज वैल्यू बिफोर टैक्स है 2 लाख रुपीस, ये आपका एसजीएसटी लगा, ये सीजीएसटी लगा, ये दोनों ही जीएसटी के नेचर है। 5000 5000, और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग इज रिटर्न इन क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। बताइए सारे लोग, व्हाट शुड बी माय मटेरियल कॉस्ट, मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। सभी लोग आंसर दे रहे हैं 2 लाख रुपीज। सर कुछ भी नहीं लिखा तो मैंने क्या माना कि जीएसटी का क्रेडिट इज अवेलेबल, तो बिल्कुल सही आंसर है, 2 लाख इज द कॉस्ट। अगली बात, परचेज वैल्यू है 10 लाख रुपीज, सब्सिडी मिली है 1 लाख रुपीज की, और कैश डिस्काउंट है 50,000 का। तो बताइए सारे लोग, व्हाट शुड बी माय मटेरियल कॉस्ट इन दिस केस। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर सब्सिडी माइनस हुई है, अच्छी बात है, आप माइनस कीजिए, नो प्रॉब्लम, 1 लाख, लेकिन ये जो 50,000 का कैश डिस्काउंट है इसे मैं इग्नोर करूंगा, एंड माय मटेरियल कॉस्ट शुड बी 9 लाख रुपीज। करेक्ट है, आई होप सभी को बात समझ में आ रही है। यस, एंड द लास्ट वन, परचेज वैल्यू बिफोर टैक्स 2 लाख रुपीज, एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, और क्वेश्चन में लिख दिया जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल। बताइए सारे लोग, व्हाट शुड बी द मटेरियल कॉस्ट, ये नोट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द मटेरियल कॉस्ट इन दिस केस। सर अब क्या होगा बच्चों, 5000 क्यों बोल रहे हो। अच्छा यहाँ पे टोटल मिस्टेक हो गई बच्चों, आपने बिल्कुल सही बोला 5 लाख 5000, बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ टोटल मिस्टेक हो गई है। 5000 अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, पहले मैं परसेंट निकाल के देख लेता हूँ। 2 लाख का 9% होता है 1800, एक्चुअली सारा ही कुछ गलत है यहाँ पे, सारा ही कुछ गलत है, मैं फिर से लिख देता हूँ। 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 9% किया तो 1800, अगेन 1800, सो 2 लाख प्लस 18%, 1800 होगा या 18,000 होगा, 2 लाख इंटू 9% 18,000 होगा, तो फाइनल टोटल होगा मेरा 236,000। तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 2,36,000। सर कहने का मतलब ये था कि टैक्स को भी ऐड करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इग्नोर करो, मतलब कहने का ये था कि हमको उसको भी ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आप लोगों ने समझा सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब मैं आपको पहले शॉर्टेज वाले टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद हम बचे हुए एग्जांपल्स और करेंगे, ठीक है। चलिए, सो वी आर ऑन लेक्चर 2 ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। पहला टॉपिक जो आज हम अच्छे से समझने वाले हैं वो है शॉर्टेज। अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ ना, ये एग्जांपल आपको आखिरी तक हमारी बैच के कंप्लीशन तक दिमाग में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक है यहाँ पर पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से होता है पेट्रोल पंप।
ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है इंडियन ऑयल, इस तरीके से सबने देखा होगा। और यहाँ पे ऐसे पिलर्स होते हैं और यहाँ पे पंप की मशीन्स होती हैं इस तरह की, इसमें कुछ मशीन वशीन का रहता है, यहाँ पे डिस्प्ले रहता है आपका, है ना। और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो आपको डिलीवर करता है। ये पर्सन हमको पेट्रोल पंप से फिलिंग करके देता है। सर अब सवाल कभी कभी ये उठता होगा आपके दिमाग में, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, कि सर ये इन लोग पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल आता कहाँ से? अंडरग्राउंड पेट्रोल की कोई पाइपलाइन बनी हुई है क्या, जिससे लोगों के पास पेट्रोल आता रहता है? जी नहीं दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिफाइनरी। तो रिफाइनरी शहरों से बहुत दूर होती है और बहुत कम होती है, पूरे इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज नहीं है। ये रिफाइनरी में बहुत सारा क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल मतलब समझते हो आप, कच्चा तेल जो सऊदी अरेबिया से आता है, सऊदी से आपका क्रूड ऑयल आया और ये क्रूड ऑयल पूरा रिफाइन होके अब अच्छा हो गया सर, अब इसमें से पेट्रोल निकल रहा है। अब ये जो पेट्रोल है बहुत सारी क्वांटिटी में निकल रहा है। यहाँ पर होती है ट्रेन्स, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं ऐसे, आपने टैंक वाली ट्रेन देखी होंगी वो, जिसमें पेट्रोल्स होते हैं, पेट्रोल डीजल वाली जो ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी, व्हीकल ट्रेन, वो यहाँ पर होती है, इसमें फिल करते जाते हैं लोग। और उसके बाद पूरे इंडिया में काफी सारी जगह पर डिपो होते हैं, डिपो, इनको बोलते हैं पेट्रोल डीजल डिपो। ये डिपो के अंदर बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, अगर आपने कभी ट्रेन की जर्नी करी होगी तो आपका शायद ध्यान भी गया होगा, इतने बड़े बड़े, एकदम बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग के बराबर सिलेंडर्स होते हैं और उसमें लिखा रहता है ऐसे इंडियन ऑयल। अब क्या ट्रेन से डिपो में फिल हुआ आपका पेट्रोल? ट्रेन से, क्योंकि डिपो में रेलवे लाइन जुड़ी हुई होती है। अच्छा, रेलवे लाइन तो सारी जगह है नहीं वर्ल्ड में, मतलब पूरे इंडिया में हर हर एक टाउन में हर एक जगह तो रेलवे लाइन है नहीं, तो हमको अब हर एक टाउन में भेजना है, तो क्या होगा सर, इस डिपो से आपके निकलेंगे अब ट्रक्स। अब आपने ये वाले ट्रक भी देखे होंगे सारे लोगों ने, मुझे पता है आपने ये वाले ट्रक भी देखे होंगे जिसमें इंडियन ऑयल यहाँ पर भी लिखा होता है, करेक्ट। अब इस ट्रक से सर पेट्रोल बहुत सारा जाएगा रास्तों से और पेट्रोल पंप में जाके फिल होता है, करेक्ट है। तो ये आपने पूरा मैकेनिज्म समझा कि सबसे पहले क्रूड ऑयल आता है सऊदी अरेबिया से, वो रिफाइनरी, जैसे कि रिलायंस की रिफाइनरी है ना, और भी अदानी की रिफाइनरीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की रिफाइनरीज होती हैं और गवर्नमेंट की भी रिफाइनरीज होती है। ये सारी रिफाइनरीज उस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, उससे पेट्रोल डीजल कैरोसिन बहुत सारी चीजें निकलती हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भी पेट्रोल का, ट्रेन आएगी, पेट्रोल उसमें जाएगा, ट्रेन जाएगी डिपो में, डिपो में आपका पूरा पेट्रोल यहाँ पर भराएगा। ये टैंक होगा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, इसमें लाखों लीटर्स, इनफैक्ट लाखों से मैं तो बोल सकता हूँ करोड़ ऑफ लीटर्स आ जाता है, इतना ज्यादा बड़ा टैंक होता है। अब उसमें से इसमें फिल करते हैं फिर इन लोग ट्रक्स, और ट्रक से हर एक पेट्रोल पंप तक ट्रक जाता है। तो कई बार आपने पेट्रोल पंप में ट्रक खड़े हुए देखे होंगे, और उसमें से जो पाइपलाइन होती है ना, वो फिर निकल के यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक के अंदर जाती है। तो यहाँ भी एक टैंक होता है पेट्रोल पंप के नीचे अंडरग्राउंड, उसमें भराता जाता है और उसका लाइन फिर इससे पंप से होता है और वो पंप से बाहर आ जाता है। तो सबने ये फ्लो समझा है ना कि कैसे पेट्रोल पंप आता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं एबीसी पेट्रोल पंप। एबीसी पेट्रोल पंप ये अपनी कंपनी का नाम है, ठीक है, जिसने पेट्रोल पंप मैनेज करना है। और ये डिपो है, डिपो में है XYZ डिपो। ये दो पार्टी मैंने आपको बता रहा हूँ जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होने वाला है। अब मैं इमेज यहां से हटाता हूँ, मैंने लिखा एबीसी पंप, एबीसी पेट्रोल फ्यूल, फ्यूल स्टेशन बोलते हैं, पंप तो सही वर्ड नहीं है, फ्यूल स्टेशन ये कंपनी का नाम है, और सामने XYZ ऑयल डिपो। क्या होता है जब एबीसी को लगता है ना कि मेरा पेट्रोल खत्म होने वाला है, एबीसी XYZ को ऑर्डर देता है,
सर ऑर्डर देने से पहले वो कोटेशन नहीं करता? अरे नहीं, यहाँ एजेंसी वाला काम चलता है, यहाँ कोटेशन नहीं होता ना। आपको पता है आपके नियरेस्ट डिपो कौन सा है, रेट में तो कोई डिफरेंस आता नहीं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही रेट में मिलता है। तो इसने इनको ऑर्डर दिया कि मुझे 20,000 लीटर का पेट्रोल चाहिए, मतलब एक टैंकर चाहिए। ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और फिर इसको कुछ दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर डिलीवर कर देते हैं 20 KL। अच्छा, जब ये यहाँ से डिलीवर करते हैं ना, ये साथ में इनवॉइस भेजते हैं डिपो वाले, क्योंकि उनको पैसा भी चाहिए ना। तो इनवॉइस वाले, डिपो वाले इनवॉइस भेजते हैं, और वो इनवॉइस मुझे आपको दिखाना है। उस इनवॉइस में ऐसे लिखा रहता है, परचेज वैल्यू। भाई मार्केट में भी गवर्नमेंट ने होलसेलर रेट रखा है पेट्रोल का, सपोज 65 रुपीज, 60 रुपीज रखा है, चलो कम बता रहा हूं पर चलो अभी टेंटेटिवली ले लो, ₹60 पर लीटर, इनटू आपको हमने भेजा 20 KL। बताइए सारे लोग कितना आएगा वैल्यू, परचेज वैल्यू कितना आएगा? 20,000 लीटर आया है 60 रुपीज पर लीटर से। सर 12 लाख रुपीज। सर एक बार में 12 लाख का पेट्रोल आ गया? यस, वो फिल भी हो जाता है बहुत जल्दी पंप। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े जो आते हैं ना ऑयल फिल कराने, उनको बहुत पेट्रोल लगता है भाई। परचेज वैल्यू 12 लाख रुपीज। अच्छा, जो ट्रक भेजा है वो डिपो ने भेजा है, ट्रक तो मेरा है नहीं, तो वो ट्रक का चार्जेस भी लेता है। तो बोलते हैं कि डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस इन लोगों ने बोल दिया 20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो बताइए आपको कितना पेमेंट करना होगा एज अ पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन। अब आप डिपो को कितना पे करेंगे? सर आपको डिपो को पे करना होगा 12,20,000 रुपीज। ये हो गई मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट। सही किया ना मैंने? डिलीवरी चार्जेस ऐड करना चाहिए था कि नहीं मुझे? इट वॉज फ्रेट इन वर्ड्स ना? सभी कोई ओके है भाई? 12,20,000 ठीक है। हाँ सर, मुझे परचेज वैल्यू भी ऐड किया मैंने, डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ ना, जब मेरे पास ट्रक आया, व्हेन आई रिसीव ट्रक, व्हेन आई रिसीव द डिलीवरी, मैंने देखा जो क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी आनी कितनी थी? 20,000 लीटर, लेकिन मेरे पास आई सिर्फ 19,800 लीटर्स। बताइए कितने लीटर का शॉर्टेज है? आपने मंगाया, पैसा भी दे रहे हो आप 20,000 लीटर्स का, फिर भी आपको पैसा कुछ कम मिला है, क्वांटिटी कुछ कम मिली है। सर 200 लीटर्स का शॉर्टेज है। अभी लॉजिकली तो आपको यही लगेगा कि सर ये 200 लीटर्स अगर कम है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस 200 लीटर्स के लिए बोलना चाहिए उनको कि मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 200 लीटर्स का पैसा दूंगा। क्या दूंगा मैं? मैंने डिपो को बोला कि मैं आपको 20,000 लीटर्स का नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 19,800 लीटर्स का दूंगा। बच्चों सारे लोग बताइए, क्या मैं सही बात कर रहा हूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन? नो क्यों बोल रहे हो भाई? आपको कोई कम क्वांटिटी देगा तो आप उसको पूरा पैसा क्यों दोगे भाई? सभी लोग नो बोल रहे हो, पर मैंने क्या गलत बोला यार? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं पैसा देता हूं तो मुझे उतना वैल्यू भी मिलना चाहिए उस चीज का। देखो कुछ कुछ लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस। सर ये क्या होता है नॉर्मल लॉस? अरे मुझे तो पता ही नहीं है भाई। जब आप पेट्रोल डीजल या इन सब की बात करते हैं ना, एक साइंटिफिक प्रोसेस काम करती है जिसका नाम है इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सर मैंने साइंस में ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ उड़ जाता है रास्ते में, वहां से निकलता है 20,000 लीटर्स, एक्चुअल में भी उड़ जाता है,
तो इन जनरल देखा गया है, इन जनरल हमारी इंडस्ट्री में कि सर 1% लॉस तो हो ही जाता है, 1% लॉस होता ही है, 1% लॉस इज अनअवॉइडेबल। अब अगर मैं डिपो को फोन करके बोलूंगा ना कि आपको मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, 200 लीटर का काट लूंगा, तो डिपो मुझे क्या बोलेगा फोन करके? लगता है पहली बार आया है बिजनेस में, लगता है पहली बार पेट्रोल पंप खोला है, इसको पता नहीं, अभी नॉलेज नहीं है। फिर वो हमको समझाएगा कि देखो भाई, जब ये निकलता है पंप के लिए, तो रास्ते में इवोपरेट होता है पेट्रोल, और रास्ते में जो इवोपरेट होता है वो हमारी गलती नहीं है। तो अब आपको यही मान के चलना है कि आपने जो टोटल पैसा दिया है, आपको यही मान के चलना है कि आपने जो टोटल पैसा दिया है ना, 12,20,000, ये 20,000 लीटर के लिए नहीं दिया है, आपने कितने लीटर के लिए दिया है? 19,800 के लिए। तो बिल्कुल सही बात है सर, टोटल मटेरियल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? वो तो उतनी है सर, अभी मुझे पूरा ही पे करना है। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 12,20,000, पूरा ही पे करना है। लेकिन इसको मैं डिवाइड करूंगा मेरी क्वांटिटी से, जो मुझे नॉर्मली रिसीव होनी चाहिए। सो यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगा कितनी ऑर्डर करी थी, यहां पर मैं लिखूंगा ऑर्डर्ड क्वांटिटी, या फिर हम लोग लिख देते हैं नॉर्मली टू बी रिसीव्ड क्वांटिटी, जितनी मुझे रिसीव होनी चाहिए नॉर्मली। और सर ये निकलता कैसे है? ये निकलता है बच्चों 20,000 लीटर्स, यानी कि आपका ऑर्डर्ड क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस परसेंटेज, माइनस नॉर्मल लॉस परसेंटेज। सारे लोग बताइए कितना था? 20,000 माइनस 1% कितना आएगा सर? 1800, सॉरी 19,800। सभी मुझे बताइए, टोटल मटेरियल कॉस्ट तो सही निकली थी, पर मटेरियल कॉस्ट पर लीटर कितनी हो गई? सारे लोग बताइए मटेरियल कॉस्ट पर लीटर कितनी हो गई? सर 61.616161 रैकरिंग, 61.61 टाइप्स कुछ हुआ है सर। अब आपने ऑर्डर किया था किस रेट में ऑर्डर किया था? सर मैंने ऑर्डर किया था 60 के रेट में, दिख रहा है ना आपको, ये 60 के रेट में। लेकिन आपको जब रिसीव होता है ना, तो आप देखते हो 61.61 पड़ता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि डिलीवरी चार्ज भी लगा आपको 20,000 का, 1 रुपए। और उसके बाद एक और रीजन है, 1% आपका ये भी तो लग गया सर। ये जो लॉस हुआ है, कम क्वांटिटी मिली ना। अरे भाई, आप एक दुकानदार के पास जाते हो, आप 5 kg राइस लेके आते हो। क्या लेके आते हो? आप गए एक मार्केट में, ग्रोसरी शॉप में, आपने बोला 5 kg राइस दीजिए। उन्होंने आपको 5 kg राइस दिया, मान लो 60 रुपीज केजी के हिसाब से दिया, तो 300 रुपीज लगे। जब तक आप घर आए ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने थोड़ा सा राइस गिरा दिया रास्ते में, और घर आते तक वो बचा 4 kg राइस। तो आपको पर केजी राइस कितने का पड़ा? आपको पर केजी राइस कितने का पड़ा? हालांकि रेट था 60 रुपीज पर लीटर पर केजी, पर आपको कितने का पड़ा? सर मुझे पड़ा 300/4, 75। मतलब क्वांटिटी कम हो जाने से अपने आप रेट बढ़ जाता है क्या? ऑब्वियसली। तो वही चीज हुई है, इसलिए आपका पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, इसलिए आपका पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। करेक्ट है? समझ में आ गई सबको बात? चलिए, तो इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अच्छा दोस्तों, मुझे सारे लोग बताइए, आपने क्वांटिटी ऑर्डर कितनी करी थी? थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं हम। क्वांटिटी ऑर्डर कितनी थी पेट्रोल की? सर 20,000 लीटर्स। नॉर्मल लॉस कितना था? सर नॉर्मल लॉस जो इंडस्ट्री में चलता है वो है 1%, मतलब 200 लीटर का। तो यहां मैं लिखूंगा हाउ मच शुड आई रिसीव, हाउ मच वी शुड रिसीव, मतलब इतना तो आना ही चाहिए। हाउ मच वी शुड रिसीव? सर ये हो गया 19,800 लीटर्स।
और मान लीजिए अभी तो मैंने 19800 ही रिसीव किया था, मान लीजिए एक्चुअल रिसीव्ड अगर आपका होता, एक्चुअल रिसीव्ड अगर आपका होता 19,600 लीटर, बताइए क्या मैं मान लेता कि 400 लीटर नॉर्मल लॉस है? क्या मैं ये मान लेता कि भाई ये जो 400 लीटर का वेस्ट हुआ है पूरा का पूरा नॉर्मल इवेपोरेट हो गया होगा? जी नहीं दोस्तों, 200 के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है, 200 के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है, देखिए एक्चुअल रिसीव्ड हुआ 19,600, ऑर्डर किया था 20,000, लॉस हुआ मुझे कितने का? 400 लीटर्स। और इस 400 लीटर्स में से सर नॉर्मल तो आपका 200 रहेगा, और नॉर्मल के ऊपर अगर आपने कुछ कर दिया है दैट विल बी कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अब सर मैं क्या ट्रीट करूं मटेरियल कॉस्ट को? अब कैसे ट्रीट करूं मटेरियल कॉस्ट को? मान लीजिए सिनेरियो 2 हो गया आपका, सेम चीज, सारी कुछ सेम चीज हुई थी, सब कुछ सेम हुआ था, मैं केस 2 ले रहा हूं, ठीक है? केस 2 समझा रहा हूं आपको। ऑर्डर्ड 20,000 लीटर, नॉर्मल लॉस परसेंटेज 1% and received is only 19,600, 19,500 लेता हूं, चलिए 19,500 लीटर। सारे लोग मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस लीटर कितना हो गया? समझ में आया सबको? 300 लीटर। चलो अभी अभी एक बात और, अब सर हमें टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी ले लूं? हाउ मच शुड आई टेक एज टोटल मटेरियल कॉस्ट नाउ? पेमेंट कितना करना है? वही 60 के रेट से आया है, तो परचेज वैल्यू कितनी हो गई? सर परचेज वैल्यू हो जाएगी 20,000 इंटू 60 विच इज 12 लाख रुपीज। ठीक है, मान लेता हूँ डिलीवरी चार्ज भी अभी वही है 20,000 का। $12,20,000। अब ये जो 12,20,000 आया है, 12,20,000 की जो कॉस्ट लगी है, 12,20,000 की जो कॉस्ट लगी है, इससे मुझे कितना पेट्रोल रिसीव हुआ है? सिर्फ 19,500। तो अगर मैं 12,20,000 पूरी कॉस्ट ले लेता हूं, ये गलत है। क्यों? जितना एबनॉर्मल कॉस्ट की वजह से है ना, दैट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। हम तो ये कल भी पढ़ रहे थे सर, जितना किसी केयरलेसनेस की वजह से या इवापोरेशन को छोड़ के अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, दैट इज नॉट नॉर्मल, और एबनॉर्मल कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो अब देखना सारे लोग बच्चों अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ये 12,20,000 में सर हम पहले से मान के चल रहे थे, पहले से मान के चल रहे थे कि हमको मिलना चाहिए 19,800 लीटर। कितना कितना मिलना चाहिए? 12,20,000 में हमको मिलना चाहिए 19,800, मतलब हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कितनी मान के चल रहे थे? 61.61। क्योंकि अब हमको टाइम हो गया और अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको पता था। लेकिन इस 19,800 में भी सर दो टुकड़े हो गए। एक जो मैंने एक्चुअल में रिसीव किया और एक जो मैंने बिल्कुल लॉस्ट कर दिया। यहां पर मैं लिखूंगा रिसीव्ड, यहां पर मैं लिखूंगा एबनॉर्मल लॉस। अगर 19,000 वाज इक्विवेलेंट, 19,000 वाज इक्विवेलेंट टू 12,20,000 रुपए, बताइए बच्चों मेरी लॉस की वैल्यू कितनी हो गई? सारे लोग बताइए मेरी लॉस की वैल्यू कितनी हो गई? मैं आपको ये बोलता हूं कि 19,800 अगर मिलता तो 12,20,000 सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे नहीं मिला ना उतना, मुझसे कुछ केयरलेसनेस हो गई, तो मुझे मेरी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। तो कितना लॉस मुझे बाहर निकालना पड़ेगा?
सर 61.16161 रुपीज पर लीटर जो है आपका, ये एक सामान्य कॉस्ट है। इतने से आपका 300 लीटर वेस्ट हो गया है। 300 इंटू 61.616161, ये कितना आएगा आपका 300 के हिसाब से? सर ये आएगा 18,485 रुपीज। राउंड ऑफ कर दिया है मैंने लास्ट डिजिट को। और जितना मुझे रिसीव हुआ 19,500 इंटू 61.616161 लाइक दिस, 1,20,015. This is my material cost and this is my abnormal loss cost. This is my material cost. This is my abnormal loss. और एबनॉर्मल लॉस आपको पीएनएल में अलग से दिखेगा, वो मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ परचेज मैनेजर की क्या गलती थी? परचेज मैनेजर ने तो सही रेट में मंगाया था 60 में। ये जो इतने का घाटा हुआ है ये किसी और रीजन से हुआ है ना। हो सकता है कि आपको मिला सही हो लेकिन आपने भरते समय गिरा दिया हो, आपके स्टाफ से गलती हो गई हो। ये सारी चीजें अवॉइडेबल थी ना। करेक्ट है। अच्छा, इन दोनों का सम मैच कर लो एक बार, इन दोनों का सम मैच कर लो। 120,1515 प्लस 18,485, 120,1515 प्लस 18,485, इज इट कमिंग टू 12,20,000? यस, आ रहा है। तो सर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। आएगा समझ में। थोड़ा छोटा एग्जांपल लेता हूँ, फिर इस एग्जांपल में वापस आता हूँ। ये तो क्या पेट्रोल वेट्रोल वाला थोड़ा बड़ा हो गया। Purchase manager ordered material RX at the rate of 100 per kg for 2000 kg। एक फैक्ट्री है जिसमें एक रॉ मटेरियल RX लगता है जो केजीज में वेट होता है। 2000 kg ऑर्डर हुआ है 100 रुपीज का। रिसीव करते समय हमको पूरा 2000 kg मिला। मैं तो बोलता हूँ कि उसमें कुछ है भी नहीं, एबनॉर्मल लॉस वॉस का कोई झंझट ही नहीं है सर। इवोपरेशन जैसा कुछ है ही नहीं, नेचुरल चीज। मैंने बोला पूरा का पूरा मुझे मिला। लेकिन जब हमने स्टोरेज किया था ना, स्टोरेज में हमारा लॉस हो गया सर। कुछ गलती हो गई, शायद चूहे खा गए या चोरी हो गया, वॉट एवर। तो सर 100 kg का जो है लॉस हो गया। अभी यूजेबल फॉर प्रोडक्शन कितना है? यूजेबल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना यूज कर सकते हैं बताइए बच्चों, सारे लोग एक्टिव रहो थोड़ा सा। बोल सकता हूँ मैं 1900 kg। हाँ सर 1900 kg होगा। अब मुझे बताइए, आप लोग जानते हो कॉस्ट कंट्रोल सर, अगर कोई कॉस्ट ज्यादा लग जाती है ना तो सब लोग कॉलर पकड़ लेते हैं एक दूसरे की। हमने भी कॉलर पकड़ ली थी उस दिन परचेज मैनेजर की। अब यहाँ मुझे बताइए 100 kg का जो लॉस है, क्या ये परचेज मैनेजर की गलती है या नहीं? टेल मी गाइस, क्या ये परचेज मैनेजर की गलती है या नहीं? नहीं सर, परचेज मैनेजर शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो बेटर आई विल से कि भाई ये जो 2000 kg आया था आपका, ये कितने का आया था? 2000 इंटू 100 का, तो आप बोलते हैं 2 लाख रुपीस का आया था। इतनी कॉस्ट थी इसकी। इसमें से 1900 kg यूज हो रहा है and this 1900 is for rupees, I will say 1,90,000। and ये जो 100 kg लॉस हुआ है ना, अगर इसको भी कॉस्ट का पार्ट मान लोगे तो कॉस्ट हाई हो जाएगी। जो कॉस्ट 2000 kg की आने वाली थी वो 1900 kg की आएगी। इसलिए मैं इस 100 kg के लॉस की वजह से जितना पैसा आता है 100 इंटू 100 10,000 रुपीज, उसको हटा दूंगा मटेरियल कॉस्ट में से, और इसे मैं बोलूंगा
एबनॉर्मल लॉस, और इसमें परचेज मैनेजर जवाबदार नहीं होगा, क्योंकि उसने तो 100 के रेट से बुलाया था, तो जो स्टॉक में रखा हुआ है वो भी 100 के रेट से ही होना चाहिए, हायर रेट नहीं होना चाहिए। बताइए बच्चों, सबको समझ में आई क्या बात, क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा क्लिक हुआ? रेज हैंड कर दो। फिर से मैं पेट्रोल के एग्जांपल में आता हूँ, वापस कमिंग बैक। पेट्रोल वाले में इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इवोपरेशन हो गया था, पर इवोपरेशन एक नॉर्मल चीज थी सर। देखो सिनेरियो 2 में ही आता हूँ सीधे। हमने ऑर्डर किया 20,000 लीटर, 60 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हमने पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट ही कर दिया था। नॉर्मल लॉस हुआ 1% का, लेकिन रिसीव होना चाहिए 19,800, लेकिन हुआ नहीं सर। मटेरियल कॉस्ट तो लग गई 12,20,000 की, लेकिन हमको क्वांटिटी जितनी रिसीव होनी चाहिए थी, मैंने ये नहीं बोला हुई है, मैंने बोला चाहिए थी, आइडियली, क्या उतनी रिसीव हुई? नहीं सर, जितनी होनी चाहिए थी उतनी रिसीव नहीं हुई। तो फिर जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी उतनी मत लगाओ। फिर 19,800 में अगर 12,20,000 की कॉस्ट लग रही थी, तो 19,500 में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए? 121,500। और जो बची 300 केजी की कॉस्ट है, 300 लीटर की कॉस्ट है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, it is a kind of abnormal cost because of the carelessness. चलिए, इतना काफी है, इतना काफी समझने के लिए। अब हम आते हैं हमारी ई बुक में। शॉर्टेज in material are treated as follows: shortage due to normal reasons, good units absorb the cost of shortage due to normal reasons। इसका मतलब, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। जब आप 20,000 लीटर मंगाते हैं ना पेट्रोल, 20,000 लीटर, उसमें से आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये जो 200 लीटर है ये तो गया मेरा, नॉर्मल लॉस। और जो बचता है आपका ना 19,800, ये कहलाएगा गुड यूनिट। गुड यूनिट मतलब जो अच्छा है, जो सही काम का बचा हुआ है, जो लॉस्ट नहीं हुआ है। सर ये आया था 60 रुपीज के रेट में, ये सब कुछ आया था 60 रुपीज के रेट में, बट ये जो 200 लीटर के जो 60 रुपीज थे ना, ये इनके ऊपर चार्ज हो जाते हैं, गुड यूनिट्स के ऊपर। समझ रहे हो बात को? सर 20,000 इंटू 60 कितना होता है? अगर मैं अभी डिलीवरी चार्ज को साइड में रखता हूं, तो ये होता है सर 12 लाख रुपीज। बट फिर भी आप 60 नहीं मानते इनकी कॉस्ट, आप ये मान लेते हो कि चलो भाई 12 लाख रुपीज की कॉस्ट है 19,800 की। आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हो, आप कर देते हो 60.60। अब ये जो आपका 0.60 ऐड हुआ है ना हर यूनिट में, 0.60, ये किसकी देन है? ये इस 200 लीटर की देन है। तो लॉस ड्यू टू नॉर्मल यूनिट्स, जो नॉर्मल लॉस की वजह से जो लॉस हो रहा है ना, वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? अच्छी यूनिट्स, गुड यूनिट्स। ये अच्छे लोग हैं जो पहुंच गए हैं रास्ते तक। जो लोग नहीं पहुंच पाए, उनकी वजह से जो नुकसान हुआ, वो इन अच्छे लोगों ने बियर कर लिया। क्या समझ रहे हो इस लाइन को? बच्चों समझ रहे हो तो यस लिख दो। गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे कि लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवोपरेशन, अनअवॉइडेबल कंडीशंस। कहने का मतलब सर, मुझे नहीं पता टेक्निकली, कोई भी अनअवॉइडेबल कंडीशन की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस को पीएनएल में नहीं डालना है, तो उसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा दो, 60 को 60.60 कर दो। लेकिन अगर कोई लॉस एबनॉर्मल रीजन से हुआ है, शॉर्टेज अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस सच एज मटेरियल की मिस हैंडलिंग, भाई तुमने गिरा दिया, पिल्फरेज, गिर गया, फैल गया, ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन, जो बचाया जा सकता था, इनको एब्जॉर्ब नहीं करोगे गुड यूनिट से, इनकी वैल्यू तो अलग से ही लिख दोगे। ये देखो, इनकी वैल्यू तो अलग से ही लिख देंगे, उसको अलग से पीएनएल में डाल देंगे। लॉसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस आर डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गाइस क्या बात समझ में आई?
कब मटेरियल की कॉस्ट में पार्ट बना लूंगा लॉस को, और कब लॉस को पार्ट नहीं बनाऊंगा। नॉर्मल होगा तो लॉस का पार्ट बना दिया कॉस्ट में, एबनॉर्मल है तो नहीं बनाना है। इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी था, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई थी वो मटेरियल ने अपने में ऐड कर ली थी। लेकिन पेनल्टी देना बचाया जा सकता था, तो बोला नहीं मैं अपने में ऐड नहीं करूंगा। वही चीज मैंने शॉर्टेज में भी देखी। मेरी गलती से हुई है, मैं ऐड करता हूं, मेरी गलती नहीं है, नेचुरल रीजन है, मैं ऐड करता हूं। लेकिन केयरलेसनेस की वजह से हुआ है तो मैं ऐड नहीं करूंगा। करेक्ट है। चलिए अब हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स में। बच्चों बात अच्छे से समझ में आएगी आपको, आपको ही ट्राई करना है। इन सारे एग्जांपल्स में अब आपको दो चीजें निकालना है। फाइंड द टोटल मटेरियल कॉस्ट along with material cost per unit। ठीक है। परचेज द केमिकल 1000 लीटर्स आपने खरीदा 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट था 2%, रोड टैक्स आप पे करके आए हैं 1000 रुपीज और जीएसटी का रेट है 12%। सारे लोग शुरू हो जाइए और मुझे आंसर दीजिए दोनों चीजों में। पहले लिखिए टोटल कॉस्ट, कॉमा करके लिखिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जांपल नंबर 1। चलो भाई, किसी को बना क्या? इजी है बच्चों। 1000 रुपीज से 30 रुपए पर लीटर, 30,000 रुपीज आया, उसमें 2% डिस्काउंट माइनस कर दिया, रोड टैक्स ऐड कर दिया, जीएसटी को कुछ नहीं किया, इग्नोर कर दिया, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई आपकी। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, लॉसेस तो कुछ है नहीं, तो पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। चलिए चलिए आंसर दीजिए सारे लोग फटाफट। चलिए दोस्तों, ये है आपके सामने सवाल, और हम लोग लिखते हैं आराम से एक एक चीजें। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या क्या गिवन है। परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू में लिख दूंगा 1000 लीटर्स इंटू 30 रुपीज पर लीटर, विच इज इक्वल्स टू रुपीज 30,000। इसमें मैं डिस्काउंट माइनस कर दूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट 2%, तो 30,000 इंटू 2% इट इज कमिंग टू 600 रुपीज। ठीक है जी, तो नेट वैल्यू मेरे पास कितना बच गया? 29,400। इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों फ्रेट। फ्रेट जो है हमारा, फ्रेट तो नहीं है नाम, रोड टैक्स है, तो रोड टैक्स ही लिखूंगा मैं 1000 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट हमारी अल्टीमेटली हो गई 30,400। दिस इज व्हाट, दिस इज माय टोटल मटेरियल कॉस्ट। सर जीएसटी का क्या किया? जीएसटी का कुछ नहीं करना बच्चा, कुछ नहीं दिया तो मैं मानूंगा क्रेडिट अवेलेबल है।
तो टोटल मटेरियल कॉस्ट, और लास्ट में मैं निकाल देता हूं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, दैट विल बी 30,400 डिवाइडेड बाय जितने लीटर आपको रिसीव हुआ है 1000 इस ₹30.4। अच्छा लीटर है क्या, क्या है सर, पर, हाँ पर लीटर है, तो पर लीटर, ठीक है। अच्छा इसमें किसी को प्रॉब्लम तो पूछ सकता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भी अगर बीच में हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, आई विल रिपीट, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, ठीक है। परचेज द रॉ मटेरियल एट ₹70 per kg, quantity ordered is 5,000 kg, quantity discount is 5%, insurance in transit is ₹10,000, freight charges paid were ₹6 per kg। क्या है ये सर, आपने रॉ मटेरियल खरीदा 70 रुपीज का, और क्वांटिटी जो ऑर्डर करी थी 5,000 kg थी, ये रेट था, ये क्वांटिटी थी, डिस्काउंट मिलना है 5%, इंश्योरेंस लगना है 10,000, फ्रेट चार्जेस आपने पे किए 6 पर kg। सभी लोग मुझे बताइए क्या वैल्यू आएगी। What will be the answer of question number 2? Your time starts now. It is very easy. And I have started receiving answers. मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं। चलिए वेरी गुड यार, जिन लोगों ने आंसर दिए, गुड गाइस। बाकी लोग भी एक्टिव हो जाओ बिल्कुल, टोटल भी निकालो और पर केजी भी निकाल के दो मुझे। यस सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परचेज वैल्यू, सर ₹70 पर केजी इंटू 5,000 kg is coming to 3,50,000। ओके, उसके बाद बात आती क्वांटिटी डिस्काउंट की। क्वांटिटी डिस्काउंट हमको मिल रहा है 5% का, तो इस पूरे पे 5% का डिस्काउंट लगा दूंगा मैं 17,500। ये प्लस करूंगा या माइनस, सर डिस्काउंट तो माइनस होता है। उसके बाद इंश्योरेंस 10,000, ये कॉस्ट में प्लस होगा। फ्रेट भी मुझे पे तो करना ही पड़ेगा, कितना है सर, ₹6 पर केजी, तो फ्रेट भी लगेगा 6 इंटू 5,000 विच इज 30,000। तो ये हो गया हमारे पास 350 प्लस 40,000 माइनस 17,500 is coming to 372,500। This is total material cost। और अगर यहां पर मैं लिख दूं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये हमारी 5,000 kg, so कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 74.5। इजी मैथ्स है राइट, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, बता देना यार भाई, बीच में कहीं भी प्रॉब्लम आता है प्लीज टेल मी, ओके। अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं सभी का फेसेस देखना, वरना मैं तो फेस देख के समझ जाता, बट अभी आपकी जवाबदारी है कि आप बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, इस तरह से सब दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही करना है आपको। देखिए अब क्या है, परचेज प्राइस 300 रुपीज, ध्यान देना परचेज वैल्यू नहीं लिखा है, परचेज प्राइस लिखा है 300, और ऐसी 3,000 यूनिट्स मैंने मंगाई हैं।
कस्टम ड्यूटी का रेट है 6%, मतलब इंपोर्ट किया होगा, बाहर से मंगाया है। इंश्योरेंस बस शिप में आया है तो इंश्योरेंस भी अच्छा खासा लगता है सर, 15,000। तो बच्चों बताइए कितनी वैल्यू का गुड्स हमको मिला है, टेल मी व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट टोटल एंड पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, your time starts now। हाँ बच्चों, हुआ नहीं क्या अभी तक? 300 इंटू 3000 प्लस 6% प्लस 15,000, मैं तो कैलसी में ऐसे ही कर सकता हूँ। 300 इंटू 3000 आया 9 लाख रुपीज, उसपे 6% कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी 54,000 की, प्लस 15,000 हमने और कर दिया, तो आ रहा है 9,69,000। बिल्कुल सही आंसर है। उसको डिवाइड करता हूँ मेरी क्वांटिटी से, तो आई एम गेटिंग 323 रुपीज एज पर यूनिट कॉस्ट। परफेक्ट है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन मैं नोटबुक में नहीं करूंगा, आप लोगों को बहुत बनना चाहिए आराम से। 300 इंटू 3000 अगर आप करते हैं बच्चों, ये आता है आपका परचेज वैल्यू, ठीक है, 9 लाख रुपीस का। उसमें आप 6% कस्टम ड्यूटी ऐड करते हो, तो 9 लाख का 6% करेंगे तो कितना आएगा? 54,000। तो ये हो गया 954 परचेज की वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। सर कस्टम ड्यूटी क्यों ऐड किया आपने? क्योंकि उसका क्रेडिट मिलता नहीं, प्लस 15,000 और ऐड कर दिया, तो आ गया 969। और उस 969 को डिवाइडेड बाय 3000 किया, तो मेरे पास आ गया कितना? 323। अच्छा, कोई चाहता है कि मैं इसको नोटबुक में करूं तो अभी बोल दो भाई, विद इन 5 सेकेंड्स, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन 4, परचेज प्राइस ₹100 per kg, quantity order is ₹5,000 kg, not rupees but 5,000 kg, credit period 30 days, cash discount if payment is done in 2 days 2,000, and we have paid the amount to supplier in 2 days, मतलब हमको डिस्काउंट मिला था। बताइए सारे लोग कितना? व्हाट इज माय मटेरियल कॉस्ट, व्हाट इज माय, ये तो आपको 5 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, मैं टाइम नहीं दे रहा हूं इसमें किसी को, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। डिस्काउंट को इग्नोर करना है बिकॉज दिस इज अ कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब जितने का आया 5,000 इंटू 100, जो परचेज वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, यस, वही मेरी मटेरियल कॉस्ट है टोटल, वही मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट है। और इसी को अगर आप पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट निकालने जाएंगे तो सर वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, तो ऑलरेडी दिया हुआ 100 पर केजी, फिर से निकालने की जरूरत ही नहीं, उसमें तो कुछ कॉस्ट ऐड ही नहीं हो रही एक्स्ट्रा। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या सीखा हमने? कैश डिस्काउंट को इग्नोर करना, चाहे कोई भी बात कर दे, वो कितना भी लिखा हुआ हो कैश डिस्काउंट, ये है वो है, हमने इतना किया, हमने वो किया, नहीं किया, आई डोंट केयर, मटेरियल कॉस्ट में उसका पार्ट नहीं होता। करेक्ट है बात? सभी को समझ में आई है? क्वेश्चन 5, चलिए, परचेज प्राइस है 2000, क्वांटिटी ऑर्डर करी आपने 100 यूनिट्स की, कस्टम ड्यूटी का रेट है 6%, डीमरेज जो आपको पे करना है 1,000 रुपीज का है, डिले किया है आपने। अगर आप डिले करते हैं 1 दिन का पर डे तो आपको 1000 लगता है, और आपने 3 दिन का डिले किया है,
सारे लोग मुझे बताइए, एवरीवन, इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? लेट्स सी गाइस, इसको मैं करूंगा अभी, बट आप भी ट्राई कीजिए, आंसर आने लगे हैं मेरे पास अभी से। ये रहे सर क्वेश्चन हमारे पास, आई होप सभी को ट्रीटमेंट बन जाएगा, देखेंगे सर। परचेज प्राइस, तो मैं निकालता हूं सीधे परचेज वैल्यू, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, 2000 into 100 which is equals to 2 लाख रुपीस, करेक्ट है? यस सर। उसके बाद सर इसी परचेज वैल्यू पर हमारा लगता है कस्टम ड्यूटी भी। हमेशा जो ड्यूटी एटसेट्रा होती है ना, वो इंश्योरेंस पे, फ्रेट पे, उस पे परसेंटेज अप्लाई नहीं होता, ये 6% अप्लाई होगा सीधे 2 लाख पे। 2 लाख इंटू 6%, चलिए 2 लाख इंटू 6%, ये हो गया 12,000 रुपीज, ठीक है। सो टोटल मेरा कितना हो गया? 2,12,000 रुपीज। अब डीमरेज कितने का आ रहा है सर? डीमरेज आ रहा है 3 दिन के लिए 1,000 रुपए, तो 3,000 ऐड कर देता हूं इसमें, ये हो जाएगा 2,15,000। करूं क्या? ये आपकी गलती की वजह से, और क्योंकि ये चीज गलती की वजह से है, तो इसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाइए, ये आपका लॉस है, इसको अलग रखिए। मटेरियल कॉस्ट तो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। और वही चीज अगर आपको पर यूनिट निकालनी है, तो आप कर दीजिए 212,000 डिवाइडेड बाय जितना आपका क्वांटिटी दिया हुआ है 100, 2120, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, 6th वन। वाटर बैरल आपने खरीदा जो कि 100 रुपए का आया था, और इस 100 रुपए में ना पानी वाले ने आपसे 40 रुपए तो कंटेनर के लिए थी और 60 रुपए का पानी दिया था। सॉरी, अब वो प्राइस कंटेन पैकेज कॉस्ट 40 रुपए की, ठीक है, 40 रुपए की पैकेज कॉस्ट थी। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, इसको चेंज करते हैं। रिफंड रिसीव्ड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, तो आपको रिफंड मिला 20 रुपीज का। तो आपने 100 रुपीज का बैरल लिया पानी का, उसमें बैरल भी मिला, पानी भी मिला, और आपने पानी वाले से पहले बात कर ली थी, मैं आपको रिटर्न करूंगा तो आप मुझे कितना पैसा देंगे? तो उसने कहा हम आपको 20 रुपीज देंगे वापस। सारे लोग मुझे बताइए कि आपको ये वाटर बैरल कितने का पड़ा? क्वांटिटी को इग्नोर कीजिए, टोटल पर बैरल बता दीजिए कितने का पड़ा। 100 रुपए आपने दिए पहले, तब आपको पानी भी मिला, कंटेनर भी मिला। जब आप वापस कंटेनर रिटर्न करने गए ना, तो आपको 20 वापस मिल गए। तो इफेक्टिवली मेरी जेब से कितने लगे, आउट ऑफ पॉकेट कितना पैसा गया? सारे लोग बताइए। 100 पहले गया, 20 फिर वापस आया, 100 गया, 20 आया, हाउ मच? 80 हुआ ना? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? मैंने ये नहीं लिखा है बच्चों, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बताऊं आपको? आप ये सोच रहे हो कि मैंने 140 दिया है और 20 मिला है वापस, ऐसा नहीं है। लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? अबव प्राइस, ये जो 100 रुपए की प्राइस है ना, इट कंटेन्स पैकेजिंग कॉस्ट ऑल्सो, इसमें ही 40 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने 100 पे किया पहले, फिर जब मैं कंटेनर वापस देने गया तो 20 मैंने रिसीव भी कर लिया। तो अल्टीमेटली नेट पेमेंट तो 80 का हुआ ना, तो मेरी बैरल की कॉस्ट हो गई 80 पर यूनिट, 80। करेक्ट है? किसी को डाउट रह गया क्या? 120 वालों, ओ 120 वालों, समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई है, चलिए। उसके बाद सर क्वेश्चन 7, वाटर बैरल की प्राइस थी 100 रुपए, इसमें 40 रुपए आपका कंटेनर का कॉस्ट जुड़ा हुआ था, और जब आप रिफंड लेने गए तो आपको 40 पूरे मिल गए। बताइए सारे लोग, कितना मटेरियल कॉस्ट पड़ा आपको? व्हाट वाज द मटेरियल कॉस्ट? हाँ जी, अब सबको समझ में आ गया। सर हमको तो कंटेनर की कोई कॉस्ट ही नहीं लगी ना, हमको तो सिर्फ पानी की कॉस्ट लगी। ये 100 में 60 पानी का था और 40 कंटेनर का था, और ये 40 तो पूरे मिल गए मुझे, तो सिर्फ 60 बचे जो मैंने दिए।
60 इज माय मटेरियल कॉस्ट। चलिए अब पेट्रोल वाला एग्जांपल आ गया है बच्चों, पेट्रोल वाला एग्जांपल आ गया है। ये आपको अच्छे से ट्राई करना है, फिर मैं कराऊंगा, ट्राई तो करना ही है। पेट्रोल प्राइस एट डिपो, जब डिपो में मैंने फोन किया ना क्या रेट चल रहा है, तो उन्होंने कहा 65 रुपीज पर लीटर। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपके पेट्रोल पंप तक भेजने के 10,000 रुपए लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्वांटिटी ऑर्डर करी उतनी ही जितनी एक टैंकर में आती है, 20,000 लीटर। इंश्योरेंस का भी उन्होंने बोला 10% ऑफ परचेज वैल्यू लगेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, बढ़ा लो कॉस्ट, जितनी बढ़ाना हो बढ़ा लो। नॉर्मल लॉस की वजह से 8% कम मिलेगा आपको। आप 20,000 लीटर मुझे बोलोगे, आपको मिलेगा कितना बताइए सारे लोग। मैंने 20,000 ऑर्डर किया, मुझे कितना रिसीव होना चाहिए? 20,000 मैंने ऑर्डर किया, मुझे कितना रिसीव होना चाहिए? सारे लोग कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट बताइए आंसर। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक सर। 20,000 लीटर माइनस 10%, मतलब 18,400 लीटर भी मिलता है ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, नॉर्मल है, दैट्स ओके। लेकिन जो आपकी क्वांटिटी टैंक में फिल हुई है वो सिर्फ 17,500 आ रही है। आपका जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें सिर्फ 17,500 आ रही, मतलब रिसीव तो शायद जितनी होनी थी हो गई, लेकिन यूज तो हम सिर्फ इतनी कर पाए। क्यों सर? जो एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है ना, वो फिलिंग के दौरान हो गया सर, हमारे पेट्रोल पंप के स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से। सारे लोग बताइए कितने लीटर का एबनॉर्मल लॉस है? हाउ मेनी लीटर्स इज द एबनॉर्मल लॉस? हाउ मेनी यूनिट्स आर द एबनॉर्मल लॉस? क्विकली आंसर कीजिए। सर 900 लीटर वेस्ट हो चुका है। वेरी गुड गाइस। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में 3 सवाल पूछता हूं। 3 क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू। मटेरियल कॉस्ट टोटल, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस की कितनी वैल्यू पीएनएल में जानी चाहिए? नॉर्मल लॉस नहीं लिखूंगा क्योंकि नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू होती नहीं है। नॉर्मल लॉस तो एब्जॉर्ब हो जाता है गुड यूनिट्स के द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन यूज कर रहे हैं और लेजी नहीं बैठे हुए हैं, वेट नहीं कर रहे हैं मेरा, है ना? अजम्पशन सही है मेरा? ट्राई कर रहे हो?
चलिए बच्चों, काफी समय दिया मैंने. डू यू वांट वन मोर मिनट और शुड आई स्टार्ट? चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लेकर. सर सबसे पहले मैं लिखता हूं परचेज प्राइस. ठीक है जी. परचेज प्राइस हमारी हो जाएगी 65 रुपीज पर लीटर. तो मैं परचेज वैल्यू ही लिख देता हूँ सीधे. परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस दिया हुआ है 65 और हमने ऑर्डर किया है 20,000 लीटर. केएल का मतलब सब समझते हैं, राइट? 1K मतलब 1000. सो केएल मतलब किलो लीटर, 1000 लीटर. 65 इंटू 20K, ये आ जाता है हमारा 13 लाख रुपीस का पेट्रोल हमने ऑर्डर किया. सर साथ में कुछ कॉस्ट लग रही है हमको, जैसे कि इंश्योरेंस चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 10% इंश्योरेंस लग रहा है मुझे. तो 13 लाख का 10% में लिखूंगा सर 1,30,000. और उसके बाद बच्चों 10,000 रुपीज का मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ रहा है. उसके बाद सर नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल क्वांटिटी. अब क्वांटिटीज की बात है, कॉस्ट को लेके और कोई बात नहीं है. तो अगर हम ग्रॉस अगर कॉस्ट की बात करें तो 13 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 14 लाख 40,000. ये कॉस्ट हमारे पास आ रही है. ठीक है. और अभी मैं इसे मैं नहीं लिखता कि टोटल मटेरियल कॉस्ट है. अभी मैं अब ये देखना चाहता हूँ नॉर्मल क्वांटिटी दैट शुड बी रिसीव्ड. कितनी क्वांटिटी रिसीव होनी चाहिए बच्चों? कितनी क्वांटिटी रिसीव होनी चाहिए? सर हमने ऑर्डर करी है 20,000, उसमें से 8% नॉर्मल लॉस है. आई एग्री. तो कम से कम 20,000 माइनस 8%, 18,400 तो रिसीव होनी ही चाहिए. 18,400 लीटर्स. मेरे साथ है सारे लोग? दिस इज द नॉर्मल क्वांटिटी टू बी रिसीव्ड. तो मैं ये बोलूंगा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. मैं अब आपको एक नया फॉर्मूला लिखा रहा हूँ. जब शॉर्टेज का क्वेश्चन हो हमेशा लिख दो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन जितना टोटल कॉस्ट लगा. मैं इसे टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं बोल रहा, टोटल कॉस्ट बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी. या फिर मैं ऑर्डर की जगह टोटल क्वांटिटी लिखता हूं, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस. तो मैं यहां लिखता हूं 14,40,000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी वाज 20,000 और उसमें से मैंने 2 8 या 1600 का नॉर्मल लॉस माइनस किया. सारे लोग बताइए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 14,40,000 डिवाइडेड बाय 18,400. तो आइडियली मेरी कॉस्ट आनी चाहिए 78.2609 रुपीस पर लीटर. अब अगर आपको निकालना है टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आपका कहलाएगा जो भी आपका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आया है इनटू क्वांटिटी टू बी रिसीव्ड.
जितनी क्वांटिटी रिसीव होनी चाहिए थी 78.2609 और रिसीव होनी चाहिए थी 18,400। यही लिखा जाए। अरे सर ये तो 14,40,000 वापस पहुंच गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया सर, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 78.26 इंटू, पहले एबनॉर्मल लॉस निकालते तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी चीजें। इसको करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर हमने ये सब किया क्यों था? एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या है? सर पहले तो एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी मुझे। एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी आप सभी ने मुझे ओरली भी बता दिया था। सर हमको रिसीव करना चाहिए था 18,400 लीटर, लेकिन हमने रिसीव किया कितना? 17,500। 18,400 माइनस 17,500, 900 लीटर्स का मेरा एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी था। तो फिर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस? सर 900 इंटू एक एक यूनिट ना आने से नॉर्मली कितना पैसा आपने गवा दिया? सर 900 यूनिट ना आने से मैंने इतना पैसा गवा दिया। 1440 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 18,400 जो आया था मेरा 78.26 इंटू 900 तो 70434 70434.78 है, तो मैं इसको 435 लिख देता हूँ। ये वो एबनॉर्मल लॉस। और जो मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी कि सर आपका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है नॉर्मली, इनटू कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी एक्चुअल में, कितनी क्वांटिटी मैंने रिसीव करी। सर ये होता है मेरा 7826 जो भी आ रहा था आपका 78.2609 इनटू क्वांटिटी मैंने रिसीव करी है 17,500। ठीक है, तो कितनी कॉस्ट आती बच्चों? 13,69,565। यस। अब अगर आप चेक करेंगे इन दोनों का टोटल, निकालो कितना आता है कैलसी में। इसमें प्लस 70435 करके देखो, क्या 1,44,000 आ रहा है? इसका मतलब क्या समझे आप कि जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है ना, उसको दो भाग में बांटना है मुझे। पहला भाग होना चाहिए उसका कि कितना मटेरियल कॉस्ट में जाएगा, और जो बचा हुआ है वो कितना एबनॉर्मल लॉस में जाएगा। तो पहले तो आप दोनों का टोटल ले लो। दोनों का टोटल क्या था? 14,40,000। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझा दो कि फॉर्मूला बना क्यों। टोटल आपने दोनों का ले लिया, और उस टोटल को कितनी क्वांटिटीज में बांटना है? सर उस टोटल को मुझे 18,400 में बांटना है। 900 ये, 17,500 ये। तो मैंने पर लीटर निकाल दिया कॉस्ट कितनी, इतनी। अब उस रेट के हिसाब से पहले 900 को बांट दिया, फिर 17,500 को बांट दिया। बताइए बच्चों आपको बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? मैं इसकी एक जनरल एंट्री भी दिखा देता हूं आपको। जनरल एंट्री होगी लाइक दिस, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट 13,69,565। एबनॉर्मल लॉस जो कि पीएनएल में जाएगा, तो पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होगा 70435 टू बैंक, जितना मैंने पे किया। सारी चीजों को लेके मैंने कितना पे किया? इतना ही पे किया ना, 14,40,000। तो ये होना चाहिए 14,40,000। ये टोटल अगर आपका मैच कर गया, विच मीन्स यू आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा है ट्रिकी, आई एग्री। यही एक स्पेशल पार्ट है थोड़ा सा वैल्यूएशन में, शॉर्टेज के केस में। बट आई होप सभी को अब समझ में आया होगा। बताइए बच्चों, टेल मी। परफेक्ट, सुपर। ये हुई बात सर शॉर्टेज के क्वेश्चन की, तो ये भी हमारा डन है। अब दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था 3 डिवीजन में हमारा क्वेश्चन जाएगा पूरा चैप्टर।
सबसे पहले कि हम प्रोक्योरमेंट अच्छे तरीके से करें, विच इज मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। ये आपके सामने था, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, ये हमने समझा, ठीक है। दूसरा अब मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल। स्टोरेज मतलब खरीद लिया सस्ता, मैंने प्राइसिंग भी देख ली कैसे वैल्यू करते हैं, मैंने ये भी सीख लिया कि कैसे कोटेशन भेजते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मैंने खरीदना सीख लिया। अभी खरीदने में कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे हम इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट करें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने ले ली। अब हम समझेंगे सर स्टोरेज कितने अच्छे से होगा, और स्टोरेज का मतलब ही तो होता है इन्वेंट्री, स्टॉक। समझते हो बच्चों? चलिए तो जस्ट अ मिनट, मैं आ जाता हूं हमारे अगले सेक्शन में जिसका नाम है मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल। So we are on to a new concept altogether now, the second section of our chapter, that is material storage control. बच्चों मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा ये वर्ड स्टोरेज, और स्टोरेज के सारे काम जहां पर होते हैं उस डिपार्टमेंट को समझना होगा। तो पहले हम बात करने वाले हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट की। सर स्टोर्स डिपार्टमेंट को संभालने वाला जो व्यक्ति होता है, पर्सन, that person is called as what? He is called as storekeeper. क्या समझे? दैट पर्सन जो स्टोर को संभालता है उसे स्टोर कीपर बोलते हैं। तो अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर। अब क्या काम होता है स्टोर कीपर का, ध्यान से समझेंगे सारे लोग, ठीक है। ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए एक स्टोर्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पर है हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये है मेरा स्टोर्स, ये है प्रोडक्शन, और यहाँ मैं एक छोटा डिपार्टमेंट बना देता हूँ जिनका काम बहुत छोटा सा है, उनको हम बोलते हैं रिसीविंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको सिखाया भी था कल, ये डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं, जो गुड्स आ रहा है बस उसको रिसीव करने का है, ये है रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्या होगा, या तो स्टोर्स और रिसीविंग अलग अलग होंगे या तो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मैं बोलता हूं कि जो रिसीविंग डिपार्टमेंट के काम है वो स्टोर कीपर के भी काम हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मैं रिसीविंग के काम बोल रहा हूँ स्टोर कीपर के भी काम हो सकते हैं, ये समझना। अब सर सबसे पहले आएगा गुड्स। गुड्स आएगा किसके पास? सर गुड्स निकलता है सप्लायर से, और सबसे पहले आता है बच्चों हमारे रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास, ठीक है जी। रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास आया, अभी रिसीविंग डिपार्टमेंट ने गुड्स को लिया, इंस्पेक्शन किया, जीआरएन बना के दे दिया स्टोर्स को, इसको मैं बोलूंगा रिसीट ऑफ गुड्स। सर ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरे पास गुड्स आया उसी दिन मैं प्रोडक्शन को भेज दूंगा, मुझे उसका स्टॉक रखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये तो चलो सामने की बात हो गई, पीछे मेरे पास बहुत बड़ा वेयर हाउस जैसा भी रहता है सर इसका, या फिर इसी डिपार्टमेंट के अंदर है, अभी मैं बनाता ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग उसको स्टोर करते हैं सर, अंदर स्टोर करेंगे। हमको ध्यान रखना पड़ता है कि शेल्फ में प्रॉपर रखा हुआ है कि नहीं। अच्छा कभी कभी हमारे मटेरियल कैसे होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, तो ये ध्यान रखना होता है कि कहीं उसमें सनलाइट तो नहीं पड़ रही है, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कहीं कुछ पानी वानी तो नहीं गिर गया है, मॉइस्चर तो नहीं लग रहा है। अच्छा दूसरी चीज सर, क्वांटिटी जो आई है वो चोरी भी तो हो सकती है, थेफ्ट भी तो हो सकता है, तो प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन करनी, सिक्योरिटी मेंटेन करनी गुड्स की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कि आज मेरे पास इतने केजी आया, मैंने उसमें से कितना इश्यू किया, ये सारा काम स्टोर कीपर का है। तो स्टोर कीपर का काम बहुत ज्यादा होता है सर। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन तक वो सामान हमारे पास रहता है, जैसे ही प्रोडक्शन वाले मंगाते हैं हम प्रोडक्शन वाले को उस चीज को ट्रांसफर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ द गुड्स।
एक चीज होती है रिसीट, एक चीज होती है उसको स्टोर करना, और थर्ड होता है उसको इशू कर देना। जब आप रिसीट करते हो और इशू तुरंत नहीं करते तो आपके पास स्टॉक मेंटेन होता है, और फिर जब आप उसे इशू कर देते हैं तो दैट इज नॉट फ्रॉम द स्टॉक, और वो स्टॉक से निकल जाता है। करेक्ट है? इस तरह से ये स्टोर्स डिपार्टमेंट काम करता है। अब सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इशू कब करेगा? जब उसके पास कोई वाउचर लेके आएगा, एक पेज लेके आएगा मटेरियल रिक्विजिशन का, ये हमने समझा था, और उसमें प्रॉपर अथॉरिटी होगी, सिग्नेचर होंगे प्रोडक्शन वालों के, क्योंकि किसी को भी तो नहीं दे सकता ना। मान लो कोई भी आ गया बोलता है कि मटेरियल दे दो, किसी को भी नहीं देता मैं। करेक्ट है? जीआरएन बनाने का काम भी मेरा है, ठीक है, अकाउंट्स को बताना कि ये चीज आ गई है, कुछ लॉस आ रहा है तो बताना। अच्छा, ऑडिटर आता है, स्टॉक चेक करता है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कौन कराएगा? स्टोर कीपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है सर, रिकॉर्ड्स बनाना और एटसेट्रा। तो थोड़ा बहुत मैंने स्टोर के बारे में बात करी, अब नोट्स में जाके इस चीज को देखते हैं सर। ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर, जनरल कंट्रोल ओवर द स्टोर, जनरल कंट्रोल रखना कि भाई मैचिंग करना जीआरएन विद द गुड्स रिसीव्ड, जीआरएन जो बना हुआ है और जो असली गुड्स है दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। प्लेसेस डिसाइड करना, अरे कौन सी चीज को कहाँ रखना है, वो भी बहुत दिमाग का काम है। जब बहुत बड़ा स्टोर होता है ना आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी दिमाग लगाना चाहिए आपको। कौन सी चीजें ज्यादा यूज होती है उसको पास रखो, जल्दी इशू करो। कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो महीने में एक बार लगती है, पीछे भी रखोगे चलेगा। जो चीज डेली यूज में आती है उसे सामने रखिए। आप मॉल में जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा चॉकलेट्स हो गया, च्युइंगम्स हो गई, वो जहां आप लाइन में लगते हैं ना बिलिंग की, उसके आसपास ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो आप मन से सोच के नहीं आए हो खरीदने का, वो तो ऐसा है किसी का मन करता है और वो इंसान खरीद के चल देता है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो एक लॉजिकल फ्लो होता है हर चीज को रखने का भी सर। अच्छा, दूसरी बात, इशू करते समय ऑथोराइज्ड इशू है कि नहीं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। किसी को भी तो नहीं इशू कर रहे हो। अच्छा, जो जो इशू की स्लिप लेके आया है उसमें प्रॉपर सिग्नेचर है या नहीं, सिग्नेचर मैच करो। कभी कभी फोर्ज सिग्नेचर भी आ जाते हैं। करेक्ट है? फिर सेफ कस्टडी, सेफ कंडीशन में रखना, एनवायरमेंट का उसमें इफेक्ट ना आ जाए सर। वही मैंने बताया, सनलाइट तो नहीं पड़ रही है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं सनलाइट में जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ में नहीं सर, कुछ में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है? फिर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए, कितना रिसीव किया, कितना इशू किया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो सारे क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं आपको। इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। मेरे पास गुड्स का डिमांड आया फ्रॉम प्रोडक्शन, मैंने बोला ये तो खत्म हो गया, तो प्रोडक्शन बोलेगा कि फिर बुलवाओ, और बुलवाएंगे कैसे? हम सर परचेज डिपार्टमेंट को इनिशिएट करेंगे परचेज रिक्विजिशन, एक रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्मल, इसमें लिखा होगा कि ये गुड्स खत्म हो गया है, इसकी जरूरत है, प्लीज खरीद लीजिए। सर मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चों एक बात बताइए, मेरी मशीन में आज प्रोडक्शन होने वाला है, उस प्रोडक्शन में 50 रॉ मटेरियल लगते हैं, 50 में से मेरे पास 4 रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बताइए क्या गुड्स बन पाएगा कंप्लीट? अगर किसी कार की स्टीयरिंग नहीं है तो क्या कार कंप्लीट कहलाती है? नहीं होती ना। उसी तरह अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका एक एक रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ गुड्स बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो चीज नहीं है तो काम चल जाएगा। बच्चों यस और नो में जवाब नहीं दे रहे कोई भी, तो फिर से मैं सवाल पूछता हूँ, फिर से सवाल पूछता हूँ। मेरे पास कुछ गुड्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, और आज सर मैंने मशीन तो चालू कर दी है, मेरे सारे लेबर भी आ गए हैं, क्या कुछ गुड्स की कमी की वजह से आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा या नहीं? विल इट बी स्टॉप्ड और नॉट? यस और नो? क्या मटेरियल की कमी होने से प्रोडक्शन रुक जाता है? यस और नो? यस सर। और बच्चों आपको पता है, अगर किसी दिन प्रोडक्शन रुक गया ना, मतलब उस दिन जितने भी लेबर बैठे हुए उनको पैसा भी देना पड़ेगा और काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। सोचो कितना घाटा है। एक लेबर को आपने बुला लिया 10 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए, अब वो अगर आपकी फैक्ट्री में आ गया तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे आप उससे काम कराएं चाहे ना कराएं, क्योंकि आपने उसका टाइम ले लिया है। अब अगर आपका मटेरियल खत्म हो गया तो आपको लेबर की भी कॉस्ट लगी, वो वाला पूरा दिन भी वेस्ट हुआ, पूरा दिन वेस्ट हुआ। अब आप कस्टमर को ऑर्डर भी लेट डिलीवर कर पाओगे एक दिन। मतलब आप सोचो, कोई छोटी बात नहीं है स्टॉक खत्म हो जाना।
मेरा जो भी रेगुलर मटेरियल्स होता है ना, स्पेशल का तो स्टॉक होता ही नहीं, जो मेरे रेगुलर मटेरियल्स होते हैं उनकी कमी आ जाने से मेरे बिजनेस को बहुत इंपैक्ट आता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में आज सर चीज खत्म हो गया। कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट था, पिज्जा बनता था वहां पे, पास्ता बनता था, गार्लिक ब्रेड बनती थी, आज वहां चीज खत्म हो गया। बताइए क्या बिजनेस को इंपैक्ट आएगा? क्या आप कस्टमर को बिना चीज के दे दोगे, बोलोगे सर आज काम चला लीजिए, डेली तो होता है? नहीं होगा ना, इंपैक्ट आएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? वही बता रहा हूं आपको। तो स्टॉक को मेंटेन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ स्टोर कीपर। अच्छा, इश्यू ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्टॉक वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन, समय समय पे चेक करते रहना कि जो आपका रिकॉर्ड्स बता रहा है क्या उतना ही स्टॉक है या नहीं, वेरिफिकेशन करते चलना। ऑडिटर आता है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई। अब हम ये जो रिकॉर्ड वाले पॉइंट है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, इस रिकॉर्ड की थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं सर स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। सर एक होता है बिन कार्ड, बिन कार्ड, क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर बिन, सेपरेट कार्ड फॉर ईच बिन, ठीक है, समझाते हैं इसको। स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, ओवरऑल क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द गुड्स इन स्टोर, अबाउट टू रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर, ठीक है। अब मैं जूम करके जाता हूं स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने जूम कर दिया, ये रहा मेरा पूरा स्टोर डिपार्टमेंट। सर यहाँ पर बहुत सारी शेल्फ रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, इस तरह से शेल्फ लगी हुई हैं। अच्छा, और सर कुछ कुछ गुड्स है ना वो मेरे ऐसे बिन में रखे हुए हैं। बिन मतलब समझते हो, बॉक्स, जैसे डस्टबिन बोलते हैं ना, डस्टबिन कैसा सिलेंडर होता है, वैसे बहुत सारे बिन रखे हुए हैं मेरे पास। ये बिन है, ठीक है, ये बिन है, ये बिन रखा हुआ है, ये बिन रखा हुआ है, ये एक और बिन रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, ये मटेरियल सी है, ये डी है, ये ई है। यहां पर इसका दरवाजा है सर, यहाँ पर दरवाजा है, ये एंट्री है। यहाँ से कोई भी आ सकता है, गुड्स भी यहीं से इशू होता है, रिसीविंग यहाँ से हो जाती है, वो बैक एंड से होती है। गुड्स की रिसीविंग जो होती है ना वो यहाँ से होती है। पर अगर प्रोडक्शन वाला आता है तो उसको यहाँ से ही आना पड़ता है, मतलब प्रोडक्शन वाले को भी हम यहीं से गुड्स सप्लाई करते हैं। अब इस स्टोर के अंदर स्टोर कीपर बैठता है यहाँ पर टेबल लगाकर, इसका टेबल है, ये स्टोर कीपर बैठा हुआ है, ठीक है। एक रजिस्टर स्टोर कीपर रखता है अपने पास यहाँ पर, उसमें वो लिखता जाता है, उसमें लिखता जाता है कि मेरे पास आज क्या सामान आया, क्या मैंने इशू किया, किसको इशू किया, ए कितना बचा हुआ है, बी कितना बचा हुआ है, सी कितना, डी कितना। मान लो मेरे पास 5 ही मटेरियल, ये सब कितने कितने बचे हुए। अच्छा, साथ में क्या होता है इस बिन के अंदर ना, इस बिन के साथ, इस बिन के साथ एक शीट अटैच होती है। यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक शीट को, एक शीट, कागज की शीट हम लोग यहाँ पर चिपका के रखते हैं। और उस शीट के अंदर भी, उस शीट को जूम करता हूं मैं थोड़ा सा, वो जो शीट है वो ऐसी दिखती है। उस शीट में ऐसे लिखा रहता है डेट, टेबल बनी रहती है, फिर लिखा रहता है इशू, रिसीव, इस तरह से। क्या होता है, जैसे आप गए, आपके पास प्रोडक्शन का कोई बंदा आया, वो बोलता है मुझे मटेरियल ए चाहिए 5 kg, तो स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर कीपर यहाँ से वॉक करते जाता हुआ है, यहाँ से वॉक करते हुए जाता है, यहाँ पहुंचता है और वो एक पॉलीथीन उठाता है, उसमें ए निकालता है, 5 kg उसमें डाल दिया उसने। 5 kg डालने के बाद वो सोचता है यार यहीं पर चिट्ठी लिखी, वहीं पे लिख देता हूँ 5 kg चला गया, और वो निकाल के उसको प्रोडक्शन वाले को दे देता है। अभी क्या होता है, जब प्रोडक्शन वाला चला जाता है ना, तो फिर वो जाके अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेता है,
तो क्या होगा, डबल एंट्री हो गई। एक तो आपका बिन में भी दिख रहा है आपको कि क्या एंट्री हुई है, एक यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों को मैच भी कर सकते हो। तो ये जो कार्ड लगा हुआ है ना, ये जो चिट्ठी लगी हुई है जो अटैच है किसके साथ, उस बॉक्स के साथ, उस बिन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज बिन कार्ड। अब बताऊं एक बात आपको, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आपको लगता है कि अभी अगर कोई स्टोर में जाता होगा तो लिख कर निकालता होगा? नहीं सर, अभी तो क्या है, गुड्स आता है, यहाँ पर मशीन रखी रहती, बार कोड में एंट्री होती, बाहर निकलता, अपने आप कंप्यूटर में एंट्री हो जाती। तो ये जो हमने बात पढ़ी अभी बहुत पुरानी बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भाई पहले ऐसा होता था। पहले बिन होता था, बिन में कार्ड रखना पड़ता था, कार्ड निकाल के उसमें लिखता था, फिर इशू करता था, फिर रात को सारे बिन के जितनी एंट्री हैं सारे को रिकॉर्ड में लिख देता था, स्टोर रजिस्टर में, स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स में। पर ये सब चीज क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। आजकल सर इन्वेंट्री क्या है, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। बात समझ में आई सबको? चलिए अगली बात सर, तो बिन के बारे में देखते हैं। क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर बिन, उस बिन में कितना क्वांटिटी क्या बचा हुआ है वो उसी बिन के कार्ड से पता चल जाता है। सबको समझ में आया? स्टॉक कंट्रोल कार्ड, ओवरऑल क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द गुड्स इन द स्टोर। और वो जो रजिस्टर मैंने रखा हुआ था टेबल में, उसमें जितने भी क्वांटिटी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, जितने भी मटेरियल्स हैं उनका रिकॉर्ड रहता है। क्या सर उसमें वो भी होते हैं जिनका बिन का है? जो बिन वाले मटेरियल है उनका भी होता है, जो नहीं होते उनका भी होता है। मतलब सारे मटेरियल जो मेरे स्टोर के अंदर रखे हुए हैं, हर एक का एक एक पेज बना देता हूँ और सब में लिखता जाता हूँ रिसीव इशू बैलेंस, रिसीव इशू बैलेंस, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, उस तरह से। ठीक है, ये क्या बात हो गई बच्चों, ये स्टोर कीपर जो रिकॉर्ड बनाता है उसकी बात हो गई। तो ये दोनों चीजें बनाता है स्टोर कीपर। लेकिन सर कॉस्ट अकाउंटेंट भी कुछ स्टोर बनाता है, वो बनाता है स्टोर लेजर। लेजर का काम तो अकाउंटिंग का हुआ ना। स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी इंक्लूड होती है। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स, यहाँ पे क्या बोला, क्वांटिटी डिटेल्स। सर यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिख दी, आप मुझे बताइए। जीएसटी, डीमरेज, कैश डिस्काउंट, इसका नॉलेज कॉस्ट अकाउंटेंट को होगा या स्टोर कीपर को? सारे लोग बताइए। ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्या हम स्टोर कीपर बनने वाले हैं? नहीं ना। तो स्टोर कीपर को ये नॉलेज नहीं होता, उसका काम होता है सामान लाना, उसको संभाल के रखना, उसकी क्वांटिटी का रिकॉर्डिंग रखना, क्वांटिटी का क्लरिकल वर्क करना। लेकिन क्वांटिटी के अगेंस्ट में क्या वैल्यू होनी चाहिए, मटेरियल कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, क्या ये स्टोर कीपर का काम है? जी नहीं। तो वो सर लेजर में मेंटेन होता है। स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो स्टोर कीपर जो क्वांटिटी का रिकॉर्ड्स बनाता है हम उसकी कॉपी करते हैं और दूसरे रजिस्टर में वैल्यू के साथ उस चीज को लिखते हैं, received with issued and those in stock. It is a subsidiary ledger to the main cost ledger. It is maintained by cost या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट, किसी कंपनी में कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग है तो वो बनाता है, वरना अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही बनाता है। बताइए बच्चों, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या सबको? ये हमारा है स्टोर के कंट्रोल, स्टोर के रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये दोनों बनाते हैं हमारे स्टोर कीपर and this is prepared by accounting department, accounting oblique cost accounting। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये बात थी स्टोरेज कंट्रोल की। लेकिन सर अभी हमने समझ में नहीं आया कि हम कॉस्ट कैसे बचा रहे हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ये वाला मैंने आपको ये बात बताया था कि अगर आपके यहाँ स्टॉक खत्म हो जाता है किसी दिन पे, तो क्या उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा लॉस होगा? क्या इस बात को समझ में आया बच्चों आपको? मेरे यहाँ आज मटेरियल खत्म हो गया, लेबर बैठे हुए हैं, दिन भर बैठे हुए हैं फ्री, ना उनसे हम कुछ काम करा रहे हैं, उनको सैलरी भी दे रहे हैं। मटेरियल खत्म है, वेंडर को फोन कर रहा हूँ, वेंडर 2-3 दिन बाद भेजेगा, तब तक मेरा काम रुक गया पूरा। और सर काम रुकने से क्या हमारा ऑर्डर टाइम भी लेट हो जाता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम हुआ, क्या कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस हो रहा है कि नहीं? बताओ सारे लोग। अगर आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हो, क्या मैनेज नहीं कर रहे हो? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉक। अगर आपका स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल नहीं है तो कंपनी को बहुत ह्यूज लॉस है। इसलिए इस वाले सेक्शन में हम लोग सबसे ज्यादा हमारा फोकस जो रखने वाले हैं ना, वो रखने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो वैसे मैं स्टोरेज कंट्रोल था मेरा ओवरऑल टॉपिक। स्टोरेज कंट्रोल के बारे में जनरल चीजें जो हैं कि भाई साफ सफाई के साथ रखना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, वो सब हम नहीं पढ़ाने वाले किसी को, वो तो स्टोर कीपर को ऑलरेडी पता है।
हम तो बताने वाले हैं उसको कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। अब हम स्टोर कीपर की मदद करने वाले हैं एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। अब हम स्टोर कीपर को समझाएंगे कि भाई ये वाली इन्वेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आपको पता है कि वेंडर 2 दिन बाद आपको देगा ना ऑर्डर, तो 4 दिन पहले से उसको फोन कर दो। क्यों खत्म होने के बाद फोन करते हो? कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें विद द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, कि बहुत ज्यादा स्टॉक भी ना हो जाए। सर बहुत ज्यादा स्टॉक होगा तो मेरा स्टोर में जगह नहीं बचेगा ना, पैसा भी फंस जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि क्या बिजनेस में ऑप्टिमम तरीके से हम हमारे इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। इस नई चीज को दोस्तों हम अब अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने मटेरियल का वैल्यूएशन कंप्लीट किया, मटेरियल की प्रोक्योरमेंट तो पहले ही कंप्लीट था। आई होप सबको वैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया विथ लॉजिक, कि कौन सी चीज प्लस करनी, कौन सी चीज माइनस क्यों करनी है, विथ लॉजिक, राइट। चलिए, और कल से हम करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट। तो एक बार हम लोग स्टडी मटेरियल आईसीआई खोल लेते हैं। सर क्या हम वो रेफर करेंगे? बिल्कुल रेफर करेंगे, हम उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं, अभी हम कुछ कर सकते हैं तो मैं आपको वो चीज होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर बुक है हमारे पास, आईसीआई के द्वारा बनाई गई ये बुक। अरे ये तो सर चैप्टर नंबर 1 है, हमको तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है ना, मटेरियल कॉस्ट। 1 तो हमने कर लिया। यस, आपके सामने ये है इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.13 और इलस्ट्रेशन 2। यस, ये दो चीजें आपको करके आनी कल। तो आपका होमवर्क है पेज नंबर 2.13 में इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। आज का होमवर्क सारे लोग लिख लीजिए, पेज 2.13 इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। दोस्तों ये टॉपिक हो गया है, आपको सिर्फ करके आना है, चेक करके आना है आपको बनता है कि नहीं। सॉल्यूशन भी वहां दिया हुआ है, पर फिर भी हम कल इसे डिस्कस करेंगे। फिर हम इन्वेंट्री कंट्रोल चालू करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत मजा आने वाला है, हम ग्राफ्स बनाने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।